आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी देखने जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति ने 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण किया और उसके साथ 50 घंटे तक यौन संबंध बनाए। तो कहानी की शुरुआत में ये दिखाया गया है कि कारा रॉबिन्सन पक्षियों की चहचहाहट से जागी। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त जैस भी जाग गई। बाद में कारा ने अपनी माँ डेबोरा जॉनसन को फोन करके आज रात लेक हाउस पार्टी के बारे में बताया। उसने ये भी याद दिलाया कि वो इस सप्ताह के अंत में अपने पिता से मिलने जाएगी, जिससे डेबोरा खुश नहीं थी। जैस ने कारा को पौधों को पानी देने के लिए कहा जबकि वो खुद तैयार हो जाती। इसी दौरान एक काली मस्कुलर कार पास से गुजरी। वही कार फिर से रुकी और रिचर्ड एवोनिक्स ने कारा के पास आकर उसे एक पत्रिका विक्रेता बनने का नाटक करके विचलित किया। फिर उसने बंदूक निकाली और कारा को डरा दिया। उसने कारा को चुप रहने और अपनी कार की पिछली सीट पर रखे एक बड़े स्टोरेज बिन में चढ़ने का आदेश दिया। कार चल पड़ी। कारा ने घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की। जल्द ही जैस जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे कारा नहीं मिली। वो बाहर गई और बगीचे की नली को फेंका हुआ पाया। उसने अपनी दोस्त को पुकारना शुरू किया। इस बीच कार एक सुनसान जगह पर रुकी और रिचर्ड ने कारा को बताया उसके पास बंदूक है और उसे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। कारा ने मान लिया और वो बांधने के लिए सामान लेने गया। कारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसने भागने की कल्पना की, लेकिन गोली लगने का डर था, इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। रिचर्ड वापस आया और उसे बांध दिया। फिर उसने डिब्बे को बंद किया और यात्रा जारी रखी। इस बीच जैस ने डेबोरा के ऑफिस में फोन किया और उम्मीद की कि उसने कारा को बिना बताए उठा लिया हो। डेबोरा ने इस बात से इनकार किया और अपनी बेटी के अचानक गायब होने से चिंतित हो गई। उसने कारा के बॉयफ्रेंड रयान को फोन किया और पूछा कि क्या वे साथ हैं। उसने जवाब दिया कि वो जैस के साथ होनी चाहिए, लेकिन डेबोरा ने कहा कि वो वहां नहीं है। इसके बाद मां ने पुलिस को फोन किया और फिर जैस के घर गई। अपहरणकर्ता की कार रुक गई और वो आदमी डिब्बे को घर के अंदर ले आया। उसने कारा को चुप रहने की चेतावनी दी और उसके बंधन हटा दिए। कारा को एक बेडरूम में ले जाया गया, जहां उस आदमी ने उसे याद दिलाया कि उसके पास हमेशा बंदूक है। रिचर्ड ने भी उसे उसके आदेशों का पालन करने और हमेशा उसकी अनुमति लेने का निर्देश दिया। उसने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने के गंभीर परिणाम होंगे। अपहरणकर्ता ने उससे उसके जीवन के बारे में पूछताछ की और जवाबों को एक नोटबुक में लिखा। फिर उसने उसे बिस्तर पर लेटने और चुप रहने का आदेश दिया और उसकी बेगुनाही छीन ली। कारा केवल खुद को नियमों का पालन करने और इंतजार करने की याद दिला सकती थी। डेबोरा अपने एक्स हस्बैंड रॉन को फोन करके कंफर्म करती है कि कारा उसके साथ तो नहीं है, जिसका रॉन जवाब देता है कि नहीं। डेबोरा फिर रोते हुए रॉन को बताती है कि उनकी बेटी शायद किडनैप हो गई है। ये सुनकर रॉन फौरन आ जाता है। जेसी के घर के बाहर एक पुलिस वाला आता है, जहां डेबोरा रिपोर्ट लिखवाती है कि कारा 2 घंटे से मिसिंग है, लेकिन पुलिस वाले को लगता है कि कारा शायद घर से भाग गई है। डेबोरा इस बात को बिल्कुल नकार देती है, ये कहते हुए कि उसकी बेटी कितनी रिस्पॉन्सिबल है। जाने से पहले पुलिस वाला उसे कहता है कि वो कुछ देर और वेट करे, अगर कारा का फोन आता है तो। रिचर्ड के घर पर कारा भागने के चांस का वेट करते हुए आसपास की जानकारी जुटाने में लगी रहती है। वो रिचर्ड से छोटी मोटी बातें करती है और पता चलता है कि वो पहले नेवी में था। किडनैपर उसे दिलासा देता है और यहाँ तक कि उसे छोड़ देने का प्रॉमिस भी करता है। वो आदमी उसके साथ थोड़ी देर रहता है और फिर चला जाता है। बाद में रिचर्ड कारा को अपने पेट्स दिखाता है, ये कहते हुए कि उसे जानवर इसलिए पसंद है क्योंकि वो सिंपल होते हैं और पिंजरे में बंद रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माफी मांगते हुए वो कारा को याद दिलाता है कि वो उसे आखिरकार छोड़ देगा, लेकिन वॉर्न करता है कि अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट की तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अपने घर पर डेबोरा बहुत परेशान है। जेसी के पड़ोसी ने कारा के गायब होने से पहले एक सस्पिशियस ब्लैक मसल कार देखी थी, जिससे डेबोरा का शक और बढ़ जाता है। वो अब एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है और हर उस इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है जिससे वो कर सकती है। रिचर्ड के घर पर कारा बाथरूम यूज करने की परमिशन मांगती है, ये सोचते हुए कि शायद वो वहां से भाग सके। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाली होती है, रिचर्ड अपनी गन लेकर आ जाता है और उस पर नजर रखता है। जब वो हाथ धोने की कोशिश करती है तो रिचर्ड उसे याद दिलाता है कि उसने परमिशन नहीं मांगी। तब कारा परमिशन मांगती है और वो आदमी उस पर नजर रखता है। बाद में रिचर्ड डिनर बनाता है, हालांकि कारा कहती है कि उसका खाने का मन नहीं है। उसका किडनैपर उसे रूल्स याद दिलाता है, इसलिए वो मान जाती है, यहाँ तक कि मदद करने को भी कहती है।
रिचर्ड उसे किचन का फर्श साफ करने को कहता है और जब वो ऐसा कर रही होती है, कारा आसपास का जायजा लेती है, फ्रिज पर लगे कॉलिंग कार्ड्स के नाम और नंबर, जहां चाकू रखे हैं, और उसके कैलेंडर पर लिखे नोट्स याद कर लेती है। अपनी आज्ञाकारी गेस्ट को देखते हुए रिचर्ड अचानक उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। पुलिस स्टेशन में शेरिफ डेल स्टीवंस उसकी गुमशुदगी को सीरियसली नहीं ले रहा है। वो प्रॉमिस करता है कि उसके बेस्ट लोग इस केस पर काम करेंगे और फिर देबोरा को पोलाइटली घर जाने को कहता है ताकि अगर कारा का फोन आए तो। इस बीच रिचर्ड न्यूज देखने जाता है और जब कारा पहले हुई घटना से साफ तौर पर परेशान है और जब न्यूज में उसका जिक्र नहीं होता तो वो उसे गैसलाइट करता है और ये मनवाने की कोशिश करता है कि किसी को परवाह नहीं है कि वो गायब है। फिर उसे बेडरूम में ले जाया जाता है और स्टोरेज बिन के अंदर चढ़ने को कहा जाता है क्योंकि वो किसी को कॉल करेगा। वो उसका मुंह बंद कर देता है और ढक्कन बंद कर देता है जिससे उसे घबराहट होने लगती है। वो आवाज से गुस्सा हो जाता है लेकिन मुंह से कपड़ा हटाकर और कंटेनर बंद न करके सहानुभूति दिखाता है। कारा चुपचाप रोती है और खुद से बार बार कहती है कि उसे बचना होगा। बाद में रिचर्ड पिंजरों को ढक देता है और अपने पालतू जानवरों को गुड नाइट कहता है। फिर वो पिंजरों के नीचे एक बड़ा बॉक्स ले जाता है लेकिन वो कारा को उसे देखते और सुनते हुए देख लेता है। जैसे ही उसका किडनैपर ब्रश कर रहा होता है, दरवाजा बंद करके खिड़की से भागने के बारे में सोचती है लेकिन जानती है कि वो पकड़ी जाएगी। सोने से पहले रिचर्ड कारा को बेड से बांध देता है और फुसफुसाता है कि वो कल के लिए एक्साइटेड है। सुबह कारा रिचर्ड के खर्राटों से जागती है और फौरन समझ जाती है कि यही उसका सबसे अच्छा मौका है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर वो सिर्फ भागने के इरादे से कमरे से दबे पांव निकलती है। वो मेन दरवाजे से तेजी से बाहर भागती है और 2 आदमियों वाली एक गाड़ी को हाथ देकर रोकती है। हर्ले ने बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया था जब उसने पुलिस स्टेशन ले जाने की गुहार लगाई। वो उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं और जैसे ही वो गाड़ी चलाते हैं और जब वो एक अपार्टमेंट यूनिट की तरफ इशारा करती है तो वो उनसे उसे याद रखने के लिए कहती है। भागने के बाद कारा इंसाफ पाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो फ्रंट डेस्क पर जाती है और अपने अपहरण की रिपोर्ट करती है। लेफ्टिनेंट आरोन रोलैंड कारा को एक विस्तृत बयान के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है। साथ ही एक और इंस्पेक्टर को मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लाने और उनके साथ जुड़ने के लिए कहता है। वो उसके रेस्क्यूअर्स का इंटरव्यू लेने का भी ऑर्डर देता है। सार्जेंट बॉनी जेनिंग्स कारा के रेस्क्यूअर्स का इंटरव्यू लेती है लेकिन उन्हें ठीक से वो अपार्टमेंट याद नहीं जहां से वो आई थी क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। कारा अपने भागने की घटनाओं को बताती है। तभी बॉनी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट देने के लिए कमरे में आती है जो देबोरा ने लिखवाई थी। देबोरा को जल्द ही आरोन का फोन आता है और पता चलता है कि उसकी बेटी मिल गई है। वो फोन कारा को दे देता है ताकि दोनों की भावुक बातचीत हो सके। फिर बॉनी पूछती है कि क्या कारा उस अपार्टमेंट की पहचान कर सकती है जहां उसे रखा गया था क्योंकि उसके रेस्क्यूअर्स को वो यूनिट याद नहीं थी। कारा हिचकिचाती है लेकिन आरोन उससे कोशिश करने का अनुरोध करता है। इंसाफ की उसकी इच्छा उसे रिचर्ड के अपार्टमेंट में वापस जाने का साहस देती है। वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचते हैं लेकिन सभी यूनिट एक जैसे दिखते हैं। अफसरों को एक मेंटेनेंस मैन दिखता है और वो उसे कारा के हमलावर का हुलिया बताते हैं। कारा उनके साथ जुड़ती है और जानकारी देने लगती है। जैसे ही वो अपने अपहरणकर्ता के पालतू जानवरों की गिनती करती है, मेंटेनेंस मैन समझ जाता है कि अपार्टमेंट नंबर 301 है। बॉनी को यूनिट दिखाया जाता है जबकि आरोन कारा को वापस गाड़ी में ले जाता है। उसकी तेज याददाश्त की तारीफ करता है। देबोरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है जैसे ही कारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से लौटती है और दोनों का भावुक पुनर्मिलन होता है। बाद में यूनिट 301 पर अंदर से कोई जवाब न मिलने पर बॉनी मेंटेनेंस मैन की चाबी से दरवाजा खोलती है और आरोन और शेरिफ जिम प्राइस यूनिट की तलाशी लेते हैं लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। कारा और उसकी मां एक अस्पताल में है जब बॉनी तस्वीरों का एक सेट लेकर आती है। कारा रिचर्ड की पहचान करती है जिसकी बाद में अपार्टमेंट 301 का लीज होल्डर होना कंफर्म होता है, हालांकि वो पहले ही भाग चुका होता है। बॉनी उन्हें आश्वस्त करता है कि रिचर्ड जल्द ही पकड़ा जाएगा। बॉनी कारा से रिचर्ड का पता लगाने में मदद करने के लिए कोई अतिरिक्त जानकारी मांगता है तो वो उसके बारे में इकट्ठा की गई सारी जानकारी बताने लगती है। वो बॉनी द्वारा पक्षी पिंजरों के नीचे रखे बड़े बक्से की ओर भी इशारा करती है। बॉनी तब कारा को बताता है कि अपराध स्थल पर सबूत इकट्ठा करने के लिए उसकी शारीरिक जांच की जाएगी। हारून रिपोर्ट करता है कि उन्हें रिचर्ड के नाम पर किसी काली मसल कार का पंजीकरण नहीं मिला। कारा बताती है कि बॉक्स के अंदर उन्हें रिचर्ड के पिछले अपराधों के सबूत मिले जिनमें अखबारों की कतरने और एक नोटबुक शामिल थी। जिम अधिकारियों को कतरनों में उल्लिखित मामलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश देता है, जबकि हारून को नोटबुक सी सामग्री का विश्लेषण करने का काम सौंपा जाता है।
जल्द ही जिम डेल को बताता है कि अखबारों की कतर ने सोफिया, सिल्विया और लिस्ट बहनों के ठंडे मामलों के बारे में थीं, जो अपहरण की शिकार भी थीं। रिचर्ड का तरीका पीड़ितों को कुछ दिनों तक रखने के बाद उन्हें डुबोकर दलदल में उनके शवों को फेंकना था। नोटबुक में संभावित लक्ष्यों और उनकी दिनचर्या का उल्लेख था, लेकिन कारा का नाम शामिल नहीं था। जिम का मानना है कि कारा के अपहरण के दिन वास्तविक लक्ष्य अपनी दिनचर्या से भटक गया था, इसलिए रिचर्ड को किसी और को लेना पड़ा। बॉनी आता है और दोनों शेरिफों को सूचित करता है कि रिचर्ड की पत्नी, माँ और बहन कल सहयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं और माँ ने उनके घर की तलाशी लेने की भी अनुमति दे दी है। अपनी जांच पूरी करने के बाद कारा का जेस, रयान और रॉन के साथ भावनात्मक पुनर्मिलन होता है। वो जेस को आश्वस्त करती है कि जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। लोगों को उसके बारे में फुसफुसाते हुए देखकर कारा घर जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है। बॉनी और जिम रिचर्ड की मां के घर पर तलाशी में मदद कर रहे हैं। उन्हें वो काली मसल कार मिलती है जिसका इस्तेमाल रिचर्ड ने दूसरे वाहन पर स्विच करने से पहले किया था। बॉनी के जॉनसन निवास पर जाने पर कारा इतने सारे अधिकारियों की मौजूदगी पर अपनी निराशा व्यक्त करती है। बॉनी समझाती है कि ये उसकी सुरक्षा और समर्थन के लिए है, क्योंकि उसके अपहरणकर्ता को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कारा को ये पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसे स्वीकार करती है। वो आराम करने चली जाती है और मजाक में उम्मीद करती है कि रिचर्ड उसके सोते समय पकड़ा जाएगा। रॉनी जवाब देता है कि यह निश्चित रूप से जल्द ही होगा। अगली सुबह कारा अपनी माँ से कहती है कि वो रयान से मिलने की योजना बना रही है। डेबोरा दृढ़ता से आपत्ति जताती है और जोर देती है कि जब तक रिचर्ड पकड़ा नहीं जाता तब तक उसे नहीं जाना चाहिए। कारा का दावा है कि वो अपनी त्रासदी के कारण अपना जीवन नहीं बदलेगी। दोनों तब तक बहस करती हैं जब तक जेस नहीं आ जाता। कारा उनकी बातचीत को खारिज कर देती है और खुशी खुशी जेस को अपने कमरे में बुलाती है। कारा ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जिससे जेस थोड़ी असहज हो जाती है कि क्या करे। कारा अपनी दोस्त को कहती है कि जो भी जानना है पूछ ले, पर जेस कहती है कि वो बस ये जानना चाहती है कि वो ठीक है या नहीं। कारा उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर से पूछने को कहती है। जेस झिझकते हुए पूछती है कि आखिर हुआ क्या था और कारा अपनी कहानी सुनाने लगती है। उधर स्टेशन पर हारून रिचर्ड की वाइफ एशले से पूछताछ कर रहा होता है। एशले बताती है कि वो वीकेंड पर बाहर गई थी, लेकिन कहती है कि रिचर्ड कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो ये भी कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है और उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। रिचर्ड की बहन स्टेफनी न्यूवेल थोड़ी देर बाद आती है। लॉबी में वो अपनी माँ मैगी वैनेट्स और अपनी भाभी से मिलती है, लेकिन स्टेफनी को देखकर एशले और भी परेशान हो जाती है। स्टेफनी से पूछताछ करने पर पता चलता है कि रिचर्ड एशले की कार नकली नंबर प्लेट लगाकर चलाता था और शायद अपनी वाइफ से मिलने के लिए उनसे कांटेक्ट करेगा। उसे ये भी शक है कि रिचर्ड ने पहले भी औरतों का अपहरण किया होगा, जिससे हारून को उस पर तरस आता है। स्टेफनी फिर बताती है कि कल दोपहर रिचर्ड ने उससे कांटेक्ट किया था और माफी मांगी कि उसने ये बात पहले नहीं बताई। हारून तुरंत जिम के ऑफिस में जाता है और उस मोटल के बारे में बताता है जहां रिचर्ड ठहरा हुआ है, जिसका इंतजाम स्टेफनी ने किया था। जिम को लगता है कि रिचर्ड अभी भी वहीं होगा, क्योंकि चेकआउट का टाइम नहीं हुआ है, इसलिए बॉनी को तुरंत मोटल के लिए रवाना किया जाता है। इधर कारा जेस को बाय कहती है। जाने से पहले कारा पूछती है कि क्या वो लोग बाद में रयान का बेसबॉल मैच देखने जाएंगे। जेस थोड़ी हिचकिचाती है पर हाँ कहती है। जेस के जाने के बाद डेल आती है और पूछती है कि कारा कैसी है। वो उसे विक्टिम कहती है और कहती है कि जब तक रिचर्ड पकड़ा नहीं जाता उसे घर पर ही रहना चाहिए। पर कारा कहती है कि पुलिस को रिचर्ड को पकड़ने के लिए और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब उसका अपहरण हुआ था तब उन्होंने कुछ नहीं किया। उसे लेडी का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। डेल बताती है कि रिचर्ड दरअसल उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि शायद उसने ऐसा 3 और औरतों के साथ भी किया है। ये सुनकर कारा के होश उड़ जाते हैं। वो तो सोच रही थी कि रिचर्ड उसे छोड़ देगा। शेरिफ बताता है कि कारा लकी थी जो वो अगली शिकार नहीं बनी, पर वो कहती है कि उसके बचने में लक का कोई रोल नहीं था। हारून को शक है कि फैमिली में से किसी ने उसे वार्न किया होगा। हालांकि जिम को लगता है कि रिचर्ड अभी भागने में बिजी होगा, वो कारा या किसी और के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं कर रहा होगा। शेरिफ फिर हारून को बताता है कि अपार्टमेंट में मिले सबूत सब केस से मैच करते हैं। हारून हैरान रह जाता है कि कारा की वजह से इतने पुराने केस सॉल्व हो सकते हैं। जॉनसन के घर पर जिम खुद को कारा से रिचलैंड काउंटी शेरिफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं। कारा समझती है कि वो भी उसे घर पर रहने के लिए ही कहेगा, पर वो कहते हैं कि कारा अपनी हिफाजत खुद कर सकती है, जिससे वो हैरान रह जाती है।
वो उससे कोई भी सवाल पूछने को कहते हैं। कारा पूछती है कि क्या सिल्विया जा और लिंक सिस्टर्स के साथ जो हुआ उसके लिए रिचर्ड ही जिम्मेदार है। जिम कहते हैं कि अभी वो सबूतों का इंतजार कर रहे हैं, पर उस बॉक्स में जो चीजें मिली हैं जिससे कारा ने बताया था उससे तो यही लगता है। तो कारा पूछती है कि क्या रिचर्ड ने उसकी आंटी को भी मार दिया होता। जिम कहते हैं कि ये कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि उसने उसे वो मौका ही नहीं दिया। कारा ये सुनकर सन्न रह जाती है और जिम फिर उसे सब कुछ करने के लिए धन्यवाद कहते हैं। उसे सर्वाइवर कहते हैं, विक्टिम नहीं। ये नजरिया कारा को एक नई ताकत देता है और चीजों को अलग तरह से देखने में मदद करता है। कारा के घर से निकलते वक्त जिम को हारून का फोन आता है जो बताता है कि रिचर्ड ने 15 मिनट पहले जैक्सनविले, फ्लोरिडा में अपना सेल फोन इस्तेमाल किया था और उन्हें शक है कि वो ब्रेडेंटन में अपनी दूसरी बहन के पास जा रहा है। जिम हारून को वहां की पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। हारून के बाद बॉनी रिपोर्ट करता है कि एवनिक्स परिवार के पास और कोई जानकारी नहीं है। वो ब्रैडेंटन में रिचर्ड की बहन पामेला से कांटेक्ट करते हैं जो बताती है कि रिचर्ड ने उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के बाहर मिलने के लिए बुलाया था। बॉनी तब ब्रैडेंटन पुलिस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि रिचर्ड शायद रास्ते में है। जॉनसन के घर पर कारा जेसिका की कार में खुद को बंद कर लेती है जबकि डेबोरा उससे नहीं जाने की भीख मांगती है। कारा उसे अनसुना कर देती है, अपने अपहरण को पीछे छोड़ने के लिए दृढ़ है। डेबोरा जोर देती है कि उसे ठीक होने के लिए कुछ समय लेना चाहिए, लेकिन कारा अपनी जिंदगी को नॉर्मल करने और जो हुआ उसे अपनी जिंदगी से छीनने नहीं देने पर अड़ी है। वो अपनी माँ से माफी मांगती है और जेस के साथ निकल जाती है। बेसबॉल गेम में कारा अपनी सीट पर जाने से पहले रयान को गुड लक कहने जाती है। कहीं और एक ब्रैडेंटन ऑफिसर रिचर्ड को देख लेता है जिससे वो भागने लगता है। एक ऑफिसर उसका पीछा पैदल करता है जबकि उसका पार्टनर गाड़ी में रहकर उनकी लोकेशन की जानकारी देता है और फिर कार से पीछा करने लगता है। ऑफिसर्स आखिरकार रिचर्ड को घेर लेते हैं और वो भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। गेम में रयान के होम रन मारने की आवाज रिचर्ड के खुद को गोली मारने की आवाज के साथ मिल जाती है। कारा और दर्शक रयान के परफॉर्मेंस पर खुशी मनाते हैं जैसे ही आखिरकार वो बुरा सपना खत्म होता है। अगले दिन कारा सोकर उठती है और अभी भी थोड़ी बेचैनी महसूस करती है, पर फिर भी किसी तरह एक फेक स्माइल के साथ अपना दिन शुरू करती है। नीचे जाकर देखती है कि उसकी मम्मी पैनकेक बना रही है जिसपे वो कहती है, आज कुछ स्पेशल है क्या। डेबोरा बताती है कि रिचर्ड कल रात मर गया और पुलिस वाले थोड़ी देर में आने वाले हैं। कारा एकदम भड़क जाती है कि उसे ये बात तुरंत क्यों नहीं बताई गई, पर डेबोरा कहती है कि वो बेसबॉल मैच की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी। कारा को फिर भी अकेला टाइम चाहिए होता है। कुछ देर बाद जिम आता है और कारा को बाहर बैठा देखता है। वो उसके बगल में बैठता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे गुस्से की कोई और ही वजह है ना। कारा अपना सारा गुस्सा रिचर्ड पर निकालती है, बताती है कि इंसाफ की उम्मीद ने ही उसे उस किडनैपिंग के बाद हिम्मत दी थी। वो कहती है, काश मैं उससे कह पाती कि उसने मुझे किडनैप करके कितनी बड़ी गलती की थी। अचानक कारा को याद आता है अब कोई ट्रायल नहीं होगा, मतलब उसे अपनी किडनैपिंग की वो डरावनी डिटेल्स किसी को नहीं बतानी पड़ेंगी। उसके अपने लोग उस दर्द से बच जाएंगे। जिम उसकी तारीफ करता है कि इतने सब के बाद भी वो अपने लव्ड वंस के बारे में सोच रही है। वो उसे हीरो कहता है और कहता है, मुझे यकीन है रिचर्ड को पता था कि कारा को किडनैप करना ही उसकी बर्बादी की वजह बनेगा। घर के अंदर बॉनी डेबोरा को समझाता है कि कारा को थोड़ा टाइम दो, वो अपनी फीलिंग्स से डील कर लेगी। पुलिस वाले चले जाते हैं और जैसे ही कारा अंदर आती है वो कहती है, मुझे मेरी फ्रीडम वापस चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो हुआ वो मुझे बांध कर रख दे। डेबोरा उसे कंट्रोल करने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है, मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कारा उसे बताती है कि भले ही वो उस हादसे को भुला नहीं सकती, पर